हाँ जी दोस्तों, स्वागत है दोबारा से आपका सीयूईटी के लेक्चर्स के अंदर। हम लोग हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे थे और पिछले लेक्चर्स के अंदर अपन ने दिल्ली सल्तनत के कुछ वंश देखे थे। आशा करता हूँ कि इन सारे वंश को क्रोनोलॉजिकल तरीके से आपने याद कर लिया होगा या सो कॉल्ड आपने रट लिया होगा। अब धीरे धीरे अपन इन वंशों के बारे में चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करेंगे स्लेव डायनेसिटी से, ठीक है। तो स्लेव डायनेसिटी के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, गुलाम वंश, हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा गुलाम वंश के नाम से। क्या टाइम पीरियड है? 1206 से 1290 एडी तक, ठीक है। 1206 क्यों? क्योंकि 1206 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो इंडिपेंडेंस घोषित कर देता है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो स्लेव होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो अपने आप को राजा घोषित कर देता है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। अब स्लेव डायनेसिटी को ये लोग ममलुक डायनेसिटी भी बोला करते थे, ठीक है। क्या बोलते थे? ममलुक डायनेसिटी, क्योंकि ममलुक जो है वो अरबी में स्लेव्स को बोला जाता है ममलुक, ठीक है। इसलिए इसको ममलुक डायनेसिटी भी बोला जाता है। और स्लेव डायनेसिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस राजवंश की स्थापना जिसने करी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बेसिकली वो खुद स्लेव था। किसका स्लेव था? मोहम्मद गौरी का। और इसके आगे भी जो राजा बनेंगे इस वंश के अंदर, उनमें से अधिकांशतः क्या होंगे? राजा के स्लेव थे, दास थे, और उन्होंने अपने आप को राजा बना दिया। तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज द स्लेव डायनेसिटी। सबसे पहले राजा कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 एडी तक ये रहता है, मात्र 4 साल रहता है, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अपने को क्या जानना है कि कौन कौन से टाइटल्स इसने अज्यूम करे, कौन कौन सी प्रथाएं इसने चलाई, कौन कौन से बिल्डिंग्स इसने बनवाई, ये सब अपने को याद करना है, ठीक है। तो देखिए, ही इज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेसिटी, क्योंकि पहला राजा यही था, पहला गुलाम यही था जो कि राजा बना था, ठीक है। उसके बाद उसने अपना टाइटल क्या लिया? सुल्तान। खुद को क्या कहलवाया उसने कि मैं सुल्तान हूं। दैट्स वाई इस काल के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको बोला जाता है सल्तनत काल। क्या बोला जाता है? सल्तनत काल। क्यों? क्योंकि खुद को क्या कहलाया इसने? सुल्तान, ठीक है। और क्योंकि उन्होंने दिल्ली पे राज करा इसलिए कहते हैं दिल्ली सल्तनत। इसकी कैपिटल क्या थी? लाहौर। उस समय लाहौर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट हुआ करता था, तो इसकी कैपिटल क्या थी? लाहौर थी, ठीक है। अब ये क्या करता है? कुतुब मीनार बनवाने की शुरुआत करता है। देखो, 3 चीजें हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार, और एक संत हैं जिनका नाम है संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो यहाँ भी कुतुब नाम है, यहाँ भी कुतुब नाम है, और यहाँ भी कुतुब नाम है। ये तीनों रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? कि कुतुब मीनार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाना शुरू करा गया। किसने बनवाया? किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, ठीक है। लेकिन कुतुब मीनार की बनवाने की शुरुआत ही करी गई थी, पूरा नहीं करवा पाया था। पूरा इसके आगे का जो राजा बनता है इल्तुतमिश, वो पूरा करवाता है कुतुब मीनार को, लेकिन शुरुआत किसने कराई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। किसकी याद में थी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा। कुतुब मीनार दिल्ली में है, आप लोगों ने कईयों ने देखी होगी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से ही बोला जाता है, गिवर ऑफ द लैक्स, क्योंकि ये बहुत डोनेशन करा करता था, गरीबों में काफी डोनेशन दिया करता था, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? लाख बख्श, यानी लाखों जो बांट देता है, वो नाम क्या दिया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये इसका एक नाम हो गया। तो एक सुल्तान नाम हो गया, एक लाख बख्श नाम हो गया किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ये भाई चौगान खेल रहा था। चौगान जैसे मॉडर्न डे में आप पोलो बोलते हो, उसको उस समय चौगान बोला करते थे। घोड़े पे बैठ करके वो एक बॉल को मारते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज चौगान। तो चौगान खेल रहा था, घोड़े से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। सो ही डाइड व्हाइल प्लेइंग चौगान, चौगान विच इज कॉल्ड एज पोलो नाउ, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन के मरने के बाद उसका जो दास होता है इल्तुतमिश, वो राजा बनेगा, ठीक है। तो अभी कुतुबुद्दीन के बारे में आप इतना याद रख लीजिए, एक बार नोट कर लिए, फिर आगे आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश क्या है? दास है, स्लेव है। किसका दास है? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास है। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1210 से 1236 एडी, यानी लगभग 26 साल इसने राज कर लिया, ठीक है। ये इलबारी ट्राइब से आता था। इसकी जो ट्राइब हुआ करती थी, इसका जो कुल हुआ करता था, वो इलबारी डायनेसिटी हुआ करता था। इसलिए इस इल्तुतमिश के आगे के जितने भी राजा हैं उनको हम इलबारी डायनेसिटी भी बोल दिया करते हैं। इलबारी डायनेसिटी कोई अलग से डायनेसिटी नहीं है स्लेव वंश के अंदर ही, लेकिन स्पेसिफिकली जो इल्तुतमिश है वो इलबारी ट्राइब से आता है। ये एक फैक्ट अपने को याद रखना है। कैसे याद रखोगे? आई से इल्तुतमिश, आई से इलबारी, और आई से ही एक चीज और आप याद रख लेना, दैट ही स्टार्टेड इक्ता सिस्टम।
इक्ता सिस्टम क्या होता है, जैसे कि एक बहुत बड़ा राज है और उस राज को आपने छोटे छोटे सूबों में डिवाइड कर दिया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन करने में आपको आसानी हो, वहाँ पे अलग अलग सूबेदार अपॉइंट कर दिए या गवर्नर्स अपॉइंट कर दिए, तो उसको अरबी में इक्ता बोला करते थे। तो इक्ता सिस्टम किसने शुरू करा है यहाँ पर, इल्तुतमिश ने। तो अब देखो इलबारी ट्राइब से है, इल्तुतमिश है और इक्ता सिस्टम शुरू कर रहा है, तीनों में क्या है, आई है। तो ये याद करने का एक तरीका है, ठीक है। ये देखो लिखा भी है यहाँ पे इक्ता सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में क्या याद रखना है कि इल्तुतमिश ने एक नोबल्स की कमिटी गठन करी जिसका नाम था चहलगनी, चहलगनी, ठीक है। इसका नाम कहते थे, चालीसाई बोलते थे, ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स। चालीस नोबल्स की, नोबल्स यानी कि मान लो कि 40 सरदारों की एक कमिटी गठित करी जिसको चालीसा बोलते थे या चहलगनी बोलते थे। ये किसने ऑर्गेनाइज करी थी, इल्तुतमिश ने ऑर्गेनाइज करी थी। तो ये सवाल आपसे आ सकता है, इसलिए आ सकता है क्योंकि लेटर ऑन ये जो चहलगनी जो राजा ने खुद बनाई थी आगे के सुल्तानों पे भारी पड़ती है और उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने लग जाती है, आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये 40 नोबल्स को गठन भी राजा ने करा और बाद में यही 40 नोबल्स जो है राजा की ऐसी तैसी करेंगे आगे वाले राजाओं की। तो चहलगनी, चालीसा, ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने बनवाया, ठीक है। अब इल्तुतमिश के बारे में बोला जाता है कि मंगोल्स का काफ़ी आक्रमण भारत के सब कॉन्टिनेंट पे हुआ करता था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, और मंगोल्स काफ़ी क्रूअल माने जाते थे। उनका जो लीडर होता था चंगेज खान काफ़ी क्रूअल माना जाता था, कहते थे सबको जो रास्ते में आता था उसको मारता हुआ काटता हुआ जाता था। तो काफ़ी लोग डरते थे, काफ़ी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग उससे डरते थे कि यार मंगोल्स का अटैक नहीं हो जाए। तो मंगोल्स का अटैक ऐसा बोला जाता है कि इल्तुतमिश ने स्टॉप करा था। बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है कि इल्तुतमिश ने मंगोल्स को हरा दिया था। क्या करा था, इल्तुतमिश के पास पर्शिया का जो शाह था वो रेफ्यूजी मांगने के लिए आया था, वो शरण मांगने के लिए आया था। पर्शिया के शाह को चंगेज खान ढूंढ रहा था मारने के लिए। अब अगर उसको शरण दे देता इल्तुतमिश तो चंगेज खान अटैक कर देता भारत पे यानी इल्तुतमिश पे, और इल्तुतमिश शायद हार जाता। इसलिए इल्तुतमिश ने बहुत पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया पर्शिया के शाह को शरण देने से, और इस प्रकार माना जाता है कि मंगोल राजा जो चंगेज खान था उसके अटैक से हिंदुस्तान को बचा लिया इल्तुतमिश ने। तो ये कहानी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि वंस मंगोल चीफ चंगेज खान रीच द बॉर्डर्स ऑफ द इंडिया इन सर्च ऑफ शाह ऑफ पर्सिया who fled towards India to get shelter, but Iltutmish politely refused the Mongol chief to provide refuge. और इस तरीके से उसने क्या कर दिया, मंगोल के अटैक से भारत को बचा लिया, ठीक है। तो एक ये चीज याद रखिएगा, इल्तुतमिश के बारे में एक बार नोट कर लीजिए। अब रजिया, इसके बारे में आपने खूब जाना होगा, इसको फेमसली कहते हैं रजिया सुल्तान। रजिया क्या थी, इल्तुतमिश के बाद में थ्रोन पे आती है, इल्तुतमिश के बाद में जो है वो राजगद्दी को संभालती है और मात्र 4 साल ही राज कर पाती है, 1236 से लेकर 1240 AD तक। जब ये राज करती है तो काफ़ी बोल्ड डिसीजंस लेती है, जैसे कि ये जब दरबार में आती थी तो महिलाओं के वस्त्र में नहीं आती थी, ये पुरुष के टायर्स धारण करके आती थी, ये युद्ध भूमि में भी जाया करती थी। और जो चहलगनी होती थी, जो 40s की जो नोबल्स की चहलगनी होती थी, उनसे काफ़ी इसका जो है लड़ाई रहती थी। इस वजह से इसी के नोबल्स ने इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करके इसको हटा दिया। बट रजिया सुल्तान के बारे में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि रजिया जो है वो फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी दैट एवर रूल्ड इंडिया, पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला जो भारत पर राज करती है वो कौन है, रजिया सुल्तान है, ठीक। उसका एक फेमस स्लेव हुआ करता था जिसका नाम था याकूत। याकूत को वो अपॉइंट करती है रॉयल हॉर्सेस के मास्टर्स के रूप में। ऐसा माना जाता है कि याकूत के साथ इसके मित्रता भी थी, ठीक है। अब ये तो कहानियां हैं, लेकिन ये पता है कि एक स्लेव याकूत हुआ करता था जो कि रॉयल हॉर्सेस के लिए इसने अपॉइंट करा था रजिया सुल्तान ने। 1240 के अंदर अल्तुनिया जो कि गवर्नर होता है भटिंडा का,
वो रजिया सुल्तान के खिलाफ रिवॉल्ट कर देता है। उस रिवॉल्ट को दबाने के लिए रजिया सुल्तान जानती है और लेटर ऑन अल्तुनिया से उसकी शादी हो जाती है। जब वो रिवॉल्ट दबाने के लिए अपनी राजधानी से बाहर जाया करती थी तो पीछे जो नोबल्स रह जाया करते थे वो कॉन्स्पिरेसी करते थे रजिया सुल्तान के खिलाफ, ठीक है। तो लेटर ऑन क्या होता है कि जो बहरम शाह होता है, द सन ऑफ द इल्तुतमिश, ही कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट रजिया सुल्तान, बहरम शाह। और बहरम शाह के साथ कौन मिल जाते हैं? नोबल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो द सक्सेसर ऑफ रजिया वर बहरम शाह, मसूद शाह एंड नसीरुद्दीन महमूद। कुल मिलाकर के रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी जाती है और गद्दी पे जो ये बहरम शाह है ये आसीन हो जाता है 1240 के अंदर। अब इसके बाद जितने भी राजापन पढ़ेंगे 1266 तक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको यहाँ तक ही ध्यान रखना है कि 1240 एडी में रजिया सुल्तान चली जाती है और बहरम शाह राजा बन जाता है। और फिर उसके बाद डायरेक्ट अब जो अपन राजा पढ़ेंगे 1266 का वो है बलबन। वो कौन है? गयासुद्दीन बलबन। 1266 से लेके 1286 एडी तक ये राज करता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट राजा है स्लेव डायनेसिटी का, ठीक है। अब बलबन जो था वो रिगरस कोर्ट डिसिप्लिन मेंटेन करता था। पहले तो उसने क्या करा कि उसको ये पता था कि रजिया सुल्तान, उसके पहले जो सक्सेसर्स हैं, चहलगनी ने उनको परेशान करा था, यानी जो ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स हैं उनको परेशान करा था। तो उसने क्या करा, चहलगनी को हटाया सबसे पहले, चहलगनी को डिसबैंड करा। किसने? बलबन ने। और रिगरस कोर्ट डिसिप्लिन लागू करा। ऐसा नहीं कि भाई राजा के खिलाफ कोई भी कुछ बोल देगा, नहीं, राजा के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते आप, ठीक है। तो ये इसने शुरू करा। उसके लिए इसने क्या शुरू करा, सजदा और पैबोज नाम के कस्टम्स शुरू करे। क्या शुरू करे? सजदा एंड पैबोज नाम के कस्टम्स। ये रहा, सजदा एंड पैबोज नाम के कस्टम्स। पैबोज में क्या होता था कि जो भी नोबल आएगा राजा के चरण को चूमेगा। इसका मतलब ये है कि राजा सुप्रीम है, तुम अपने लिमिट में रहो, ठीक है, पैबोज। और सजदा जैसे अपन ये करते हैं ना, इसको करते हैं सजदा। तो सजदा और पैबोज जो है ये किसने शुरू करवाया? बलबन ने शुरू करवाया, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना। अपनी सुप्रीमेसी को घोषित करने के लिए एक पर्शियन फेस्टिवल नौरोज बलबन ने शुरू करवाया। तो ये आपसे पूछा जाएगा, सजदा, पैबोज, नौरोज किसने शुरू करवाया? बलबन ने शुरू करवाया, ठीक है। तो ये नोबो इंप्रेस करना चाहता था नोबल्स को, इसलिए नौरोज भी इसने शुरू करवाया। एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट शुरू करवाया जिसका नाम था दीवाने अर्स। देखो, अब तक राजा को समझ में आ चुका था, बलबन को समझ में आ चुका था कि यार नोबल्स के सहारे रहेंगे तो नोबल्स के सहारे अगर मिलिट्री रहेगी तो मेरी तो कोई सुनेगा ही नहीं, मेरी सुनेगा नहीं तो फिर मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर देंगे। इसलिए उसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही बना दिया, दीवाने अर्स। किसका? मिलिट्री डिपार्टमेंट। किसने बनवाया दीवाने अर्स? गयासुद्दीन बलबन ने। और ये मिलिट्री का डिपार्टमेंट है। तो रीऑर्गेनाइज द आर्मी, इस तरीके से रीऑर्गेनाइज करी कि भाई राजा की बात सुने आर्मी, ठीक है। तो ये बलबन के बारे में इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद कैकवाबाद जो है, जो कि बलबन का ग्रैंडसन था, उसको खिलजी फैमिली मार देती है और खिलजी राजवंश का उदय होता है। अपने को बलबन के बारे में इतना ही पढ़ना है और यहाँ पे स्लेव डायनेसिटी का अंत होगा। एक बार आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, स्लेव डायनेसिटी यानी गुलाम वंश खत्म हो गया। तो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। स्लेव डायनेसिटी में अपन ने किस किस को पढ़ा है भाई? कौन कौन इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले अपन ने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद कौन राजा बनता है? इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद अपन ने किसको पढ़ा? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद में अपन कौन किसको पढ़ रहे हैं? बहरम शाह राजा बन जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं थे तो फिर डायरेक्ट 1266 एडी पे आते हैं। किसको पढ़ते हैं अपन? बलबन को। ये चारों के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सब गुलाम वंश के शासक रहे थे, ठीक है। आगे चलिए। अब खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 एडी, यानी लगभग 30 साल रहती है खिलजी डायनेस्टी। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, काफी एनेक्सेशन इन लोगों ने करे थे, ठीक है। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी जो है वो इसका फाउंडर है। जलालुद्दीन खिलजी कौन है? इसका फाउंडर है, ठीक है।
सो ये क्या करता है, अटैक करता है रणथंबोर पे 1290 में। रणथंबोर पे रूल कौन करते थे, राजपूत। ठीक है, राजपूत रूल करते थे 1290 में, और रणथंबोर से ये हार जाता है, जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर से बुरी तरीके से हार जाता है, और फिर ये वापस आ जाता है दिल्ली। तो ध्यान रखना है कि रणथंबोर पे अटैक किसने करा, जलालुद्दीन खिलजी ने। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी भी आएगा, वो भी रणथंबोर पे अटैक करेगा, परंतु ये ध्यान रखना है आपको कि रणथंबोर पे इसने भी अटैक करा था। ठीक है, इसके टाइम पर मंगोल्स अटैक कर देते हैं भारत में। जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर मंगोल्स अटैक कर देते हैं भारत में, और इनकी फौज में एक बड़ा जो है इनका नेफ्यू मान लो, जो बाद में इनका दामाद भी बनता है अलाउद्दीन खिलजी, वो होता है, वो मंगोल से लड़ता है और मंगोल्स के खिलाफ विक्ट्री हासिल करता है। ठीक है, तो ये जलालुद्दीन खिलजी के बारे में है। अब इनका जो सन इन लॉ और नेफ्यू है अलाउद्दीन खिलजी, वो धीरे धीरे ताकतवर हो जाता है, और ताकतवर हो जाता है तो क्या करता है, जलालुद्दीन खिलजी को ही मार देता है। मार करके क्या करता है, खुद राजा बन जाता है। सो अलाउद्दीन खिलजी वॉज अ नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। He killed जलालुद्दीन खिलजी in 1296। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी को कौन मार देता है, अलाउद्दीन खिलजी मार देता है। ठीक है, अब ये भाई जो था अलाउद्दीन खिलजी, ये वेरियस बैटल्स लड़ता है। क्यों लड़ता है, टू एक्सटेंड हिज किंगडम। और कहां तक ले जाता है अपने किंगडम को, साउथ इंडिया तक भी अपने किंगडम को ये लेकर के जाता है। ये अपने किंगडम को साउथ इंडिया तक भी लेकर के जाता है। इस बीच में काफ़ी फेमस बैटल्स ये लड़ता है। राजस्थान में तो बहुत ही फेमस बैटल्स इसने लड़ी हैं, जैसे कि ही अटैक्ड रणथंबोर अगेन, फिर ही अटैक्ड चित्तौड़। ये दोनों फेमस बैटल्स रही हैं रणथंबोर की और चित्तौड़ की। यहाँ पे तो आपने पद्मावत में पढ़ाई है, राणा रतन सिंह के खिलाफ लड़ते हैं, और रणथंबोर में कौन लड़ते हैं, हमीर, राणा हमीर जो थे वो रणथंबोर में लड़ते हैं। इन दोनों बैटल्स के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की विक्ट्री हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मैंने बता दिया, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू एक्सटेंड हिज एम्पायर राइट अप टू द साउथ, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अभी अपन बात किसकी कर रहे हैं, अलाउद्दीन की कर रहे हैं भाई, जलालुद्दीन की नहीं कर रहे। जलालुद्दीन तो यहीं खत्म हो गया, अलाउद्दीन खिलजी की बात चल रही है। ठीक है, अब ये जो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, ये एक नई सिटी बनाता है जिसका नाम था सिरी। क्या नाम होता है, सिरी। और इसी के नाम पर एक सिरी फोर्ट देखने को मिलता है दिल्ली में आजकल। तो सिरी फोर्ट या सिरी जो न्यू सिटी है, कौन बना रहा है, अलाउद्दीन खिलजी बना रहा है। अमीर खुसरो जो कि बहुत ग्रेट पर्शियन पोएट था, वो अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबार में था। लेकिन अमीर खुसरो के बारे में कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के ही टाइम का नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी हैज सर्व्ड इल्तुतमिश आल्सो, अमीर खुसरो हैज सर्व्ड बलबन आल्सो। तो बलबन के दरबार में भी था, और फिर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी आ जाता है अमीर खुसरो। तो अगर ऑप्शन में आए कि अमीर खुसरो किसका कोर्ट पोएट था, अलाउद्दीन खिलजी लिखा हुआ है तो अलाउद्दीन खिलजी पे आप राइट करिएगा, और अगर बलबन लिखा हुआ है तो बलबन पे राइट करिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो के बारे में, आप एक बार नोट कर लो इसको। अमीर खुसरो के बारे में एक चीज बताऊं मैं, ऐसा माना जाता है कि कव्वाली इन्होंने शुरू करी थी। ऐसा माना जाता है, इनको क्या बोला जाते थे, तूतिए हिंद। तूतिए हिंद इनको टाइटल दिया हुआ था अमीर खुसरो को। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं।
खजाना उल फतेह, इस नाम की किताब भी लिखी है इन्होंने, अमीर खुसरो ने। ठीक है, उर्दू माना जाता है कि उर्दू की शुरुआत इन्होंने करी। तो ये सारी चीज़ें जो है अमीर खुसरो के बारे में अपने को देखने को मिलती हैं। ये कौन है? कोर्ट पोएट अलाउद्दीन खिलजी के, जो कि बलबन के भी थे। ये आपने पहले नोट कर ही लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या काम करता है इंपॉर्टेंट, वो देखो। क्या इंपॉर्टेंट काम कर रहा है वो? क्योंकि देखो, जब वो काफी एबल एडमिनिस्ट्रेटर है, काफी उसने युद्ध जीते हैं, तो क्यों जीते हैं? क्योंकि उसने अपने आर्मी के अंदर और अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स लेकर के आया है ताकि वो ताकतवर बन सके। ठीक है, तो इसने क्या करा? सबसे पहले दाग सिस्टम शुरू करा। दाग का मतलब होता है ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस। भैया कौन से घोड़े को आगे वाली लाइन में रखना है, कौन से घोड़े युद्ध में जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे। घोड़ों की ताकत से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट करता था कि आपकी आर्मी कितनी तेज फॉरवर्ड मार्च कर सकती है। तो इसने दाग प्रथा शुरू करी ताकि ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, उच्च श्रेणी के घोड़े उसके मेन टीम में शामिल हो सके। फिर उसने क्या करा? फौजियों के लिए हुलिया बनाया। जैसे आपके यहाँ बटालियन होती है आजकल, ठीक है, बटालियन पता चल जाता सब ये इस बटालियन का आदमी है। तो सबसे पहले इसने ही बटालियन सिस्टम शुरू करा, हुलिया बनाया कि भैया आइडेंटिफिकेशन क्या है किसी सोल्जर की, कि कौन सी रेजिमेंट का है, कौन सी बटालियन का है, किसको रिपोर्ट करता है। तो वो सारी हुलिया सिस्टम किसने बनवाया? डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ द सोल्जर्स किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करा। ठीक है, फिर इसने क्या करा? परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी खड़ी करी। ये नहीं कि नोबल्स पे डिपेंडेंट नहीं है कि भाई जब युद्ध होगा तब मैं किसी को फोन करूंगा, किसी को पत्र लिखूंगा कि भैया तुम अपनी आर्मी लेकर के आओ, अपने को वहां लड़ने चलना है। नहीं, इसने खुद की परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी खड़ी कर रखी है कि भाई अगर मेरे खिलाफ नोबल भी अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा तो मैं इस आर्मी से उसको भी दबा दूंगा। तो खुद की परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी किसने डेवलप करी? अलाउद्दीन खिलजी ने करी। और परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी खड़ी करने का कारण या यूं मान लो क्यों कर पाया? क्योंकि वो उनको कैश में पेमेंट करता था। कैश में पेमेंट का मतलब ये नहीं है अनाज लड़ लो मेरे लिए, अनाज ले लेना, लड़ लो मेरे लिए मैं कपड़े दे दूंगा, नहीं। डायरेक्ट जो रकम है, धन है, वो डायरेक्ट धन के रूप में पेमेंट करता था, कि कैश में पेमेंट करता था परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी को। इसलिए वो हमेशा के लिए एक आर्मी उसकी बिल्डअप होकर के रह गई। फिर इसने कुछ मार्केट रिफॉर्म्स करे, जहां पर वो राज करता था उसकी जो टेरिटरी था उसमें मार्केट रिफॉर्म्स करे। क्या करा उसने? चीज़ों की, वस्तुओं की कीमतों को फिक्स करा। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, महंगाई ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए उसने क्या करा? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए चीज़ों की कीमतों को फिक्स करा। इसलिए कहता है कि मार्केट रिफॉर्म्स लेकर के आया अलाउद्दीन खिलजी। और मार्केट रिफॉर्म्स को आगे चलाने के लिए उसने 2 ऑफिसर्स अपॉइंट करे। एक डिपार्टमेंट बनवाया दीवाने रियासत, ये डिपार्टमेंट था जो कि मार्केट रिफॉर्म्स कंट्रोल करता था। और एक पोस्ट थी शाहनाए मंडी, ये उसने क्रिएट करवाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को, मार्केट रिफॉर्म्स, दीवाने रियासत, शाहनाए मंडी। ठीक है, इसने सीरी फोर्ट बनवाए, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया था। इसने एक अलाई दरवाजा भी बनवाया। ये अलाई दरवाजा जो है कुतुब मीनार के पास में है, नियर कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार इसने नहीं बनवाई, कुतुब मीनार तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने खत्म करवा दी थी। उसके पास में अलाई दरवाजा इसने बनवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक बार नोट कर लो। ठीक है, हाँ, ये चीज भी याद रखनी है। इसकी जो फेमस बैटल्स हैं, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, ये ध्यान में रखना है आपको। हमीर के खिलाफ रणथंभौर में युद्ध करा, राणा रतन सिंह के खिलाफ चित्तौड़गढ़ में युद्ध करा। कब युद्ध करा ये याद रख लेना आप। सबसे पहले 1301 एडी में यहाँ अटैक करता है ये रणथंभौर, फिर 1303 एडी में यहाँ अटैक कर देता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ पे। अब तुगलक वंश 1320 से 1414 एडी के बीच में तुगलक वंश का राज आता है। शुरुआत करने वाला कौन है? घियासुद्दीन तुगलक, ही इज द फाउंडर। देखो 3 चीज पूछी जाएगी, हु इज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेसिटी? घियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, नन ऑफ द अबव। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको, तो ध्यान रखना घियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी थी। बस इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद 1329 से 1330 तक मोहम्मद बिन तुगलक राजा बन जाता है। और ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इतिहास का सबसे बदनसीब राजा था।
मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास का सबसे बदनसीब राजा था। इसके कुछ डिसीजंस तो थे। एक तो सबसे बड़ी बात, ये सबसे ज्यादा बहुत पढ़ा लिखा था, वेरी लिटरेट पर्सन, काफी ज्यादा पढ़ा लिखा था। अब जब काफी ज्यादा पढ़ा लिखा था तो ये दिमाग भी ज्यादा लगाता था, दिमाग ज्यादा लगाता था तो डिसीजंस लेता था गलत हो जाते थे, क्योंकि बहुत आगे की सोच करके डिसीजन लेता था और गलत हो जाते थे उस समय के लिए। जैसे इसने क्या करा, मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी शुरू कर दी। टोकन करेंसी शुरू कर दी। अब टोकन करेंसी से क्या हुआ कि लोग बाग अपनी जो करेंसी है वो घर में मिंट करने लग गए। घर में मिंट करने लग गए तो मतलब जो मिंटिंग जो होती थी, राजाओं की जो मिंटिंग जहाँ पे सिक्के बनते थे वहाँ से तो लोग लेते नहीं थे, घर से सिक्के बना करके ले जाते थे, उनसे सामान खरीद लेते थे। तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। क्या बढ़ गया? इन्फ्लेशन बढ़ गया, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो टोकन करेंसी का इसका जो शुरुआत करी थी वो बहुत गलत करी थी इसने। फिर इसने क्या करा, ही चेंज्ड हिज कैपिटल टू दौलताबाग इन साउथ इंडिया में ले जाना चाह रहा था अपनी कैपिटल को, ले गया साउथ इंडिया में कैपिटल को। आधे रास्ते में ही पता चला कि यार भाई साहब ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, तो लोगों को वापस लौट करके आना पड़ा। जितने भी लोग थे दौलताबाग से वापस लौट करके आए ओरिजिनल कैपिटल पे। तो ये भी इसका एक जो है गलत डिसीजन साबित हुआ था। ठीक है। फिर इसने क्या करा था, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ऐसा बोला जाता था कि जब ये मरा था तो उसके बारे में लिखा गया कि प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई, दोनों एक दूसरे से परेशान थे। ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था, काफी बदनसीब राजा माना जाता था ये। टोकन करेंसी ने शुरुआत करी थी, ध्यान रखिएगा, जो कि एक गलत डिसीजन हुआ था उस समय में। फिर इसके बाद फिरोज शाह तुगलक राजा बनता है, एंड ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज इरिगेशन टैक्स। इरिगेशन पे क्या लगा दिया था इसने? कर लगा दिया था फिरोज शाह ने। इसके अलावा फिरोज शाह ने क्या करा था, फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार और फिरोजपुर नाम की सिटीज का भी डेवलपमेंट करा था। एक बार आप नोट करो इसको। ठीक है, तुगलक वंश खत्म हो गया। अब एक छोटा सा वंश अपन पढ़ेंगे, सैयद डायनेसिटी। सैयद डायनेसिटी के बारे में क्या पढ़ना है? 14 से 1451 एडी तक राज करा। किसने स्टार्ट करा सैयद डायनेसिटी? खीर खान ने स्टार्ट करा। बस इतना ही याद रखना है, इंपॉर्टेंट यही है। और भी राजा हैं लेकिन इंपॉर्टेंट यही, बस ये ध्यान रखना है, खीर खान जो है उसने सैयद डायनेसिटी का जो है स्टार्ट करा था। और खीर खान था कौन? बिफोर हिज डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, तैमूर अपॉइंटेड खीर खान एज द गवर्नर ऑफ द मुल्तान। ही कैप्चर्ड दिल्ली एंड फाउंडेड द सैयद डायनेसिटी। अब वो बोलोगे साहब तैमूर कौन है? तैमूर लिंग का नाम सुना होगा। तैमूर लिंग अटैक करता है भारत पे 1398 एडी के आसपास, और उस समय कौन थे? तुगलक राजवंश था। ठीक है, तो फिरोज तुगलक रहा होगा। तो तैमूर लिंग 1398 में अटैक करता है। तैमूर लिंग तो खैर लूटपाट करके चला जाता है, और खीर खान जो था, खीर खान जो है उसको अपॉइंट कर जाता है द गवर्नर ऑफ द मुल्तान, और फिर वो दिल्ली पे अटैक करके तुगलक के बाद राजा बन जाता है और सैयद डायनेसिटी का शुरुआत कर देता है। एक बार नोट करो। अब पढ़ेंगे लोधी डायनेसिटी। ये अंतिम दिल्ली सल्तनत की अंतिम डायनेसिटी है। इसके बाद मुगल शुरू हो जाएंगे। तो लोधीज के बारे में अपन पढ़ते हैं। लोधीज का राज जो है वो 1451 एडी से लेके 1526 एडी तक रहा था। बहलोल लोधी जो है ये फाउंडर था इसका। क्या नाम है? बहलोल लोधी। और ये कौन थे? अफगान थे, अफगान सरदार थे। देखो, दो बार अफगान सरदार आएंगे, एक तो लोधीज हैं और एक शेर शाह सूरी आएगा, वो भी अफगान था। ठीक है, तो अभी अपन लोधी डायनेसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, बहलोल लोधी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि अफगान सरदार है। ये फाउंडर है लोधी डायनेसिटी का। इसके बाद राजा बनता है सिकंदर लोधी। ये वेरी इंपॉर्टेंट किंग सिकंदर लोधी, क्योंकि ये कुछ काम करता है। जैसे क्या काम करता है?
ये आगरा बनाता है। आगरा सिटी जो आप आज की तारीख में देख रहे हो, बनाया किसने था? सिकंदर लोदी ने बनाया था, और इसी ने कैपिटल को जो है दिल्ली से आगरा को लेकर के चला गया था। ठीक है, उसके अलावा ये खैर ये तो बात की बात है कि इसने बिहार और बंगाल जीत लिया था, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आगरा किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने बनाया था। सिकंदर लोदी ने ही एक नया सिस्टम शुरू करा था। इसने एक स्टिक बनाई थी, गजे सिकंदरी, सिकंदर्स यार्ड, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको नापने के लिए उसने अपने खुद के पैमाने बनाए थे, जो कि गजे सिकंदरी कहलाता था। तो क्या है, गजे सिकंदरी की स्केल था जिससे कि लैंड को नापा जाता था। तो गजे सिकंदरी किसने बनवाया? सिकंदर लोदी ने बनवाया था। ठीक है, फिर इसके बाद राजा बनता है इब्राहिम लोदी। ये लास्ट किंग होता है सल्तनत काल का। लोदी इसका भी लास्ट किंग रहता है, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को 1526 में बाबर अटैक करता है भारत पर। 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराता है और मुगल राजवंश की स्थापना करता है। ठीक है, सो दैट्स वाई अपन क्या पढ़ते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में कि बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इट हैपेंड इन 1526 एट बैटल ऑफ पानीपत, इन विच इब्राहिम लोदी लॉस्ट, हार जाता है। ठीक है, तो ये लोदी राजवंश है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, एक बार नोट करो। अब अपन नॉर्थ इंडिया पढ़ रहे थे। जिस समय ये सारे कांड चल रहे थे नॉर्थ इंडिया में, उस समय साउथ इंडिया में अलाउद्दीन खिलजी ने तो यहाँ तक जीत रखा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद फिर कौन आ जाते हैं? खिलजी के बाद तुगलक आ जाते हैं, सैयद आ जाते हैं, लोदी आ जाते हैं, और वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को बचाने में ही लगे रहते हैं कि भाई हमारा राजपाट जैसे तैसे बचा रहे। कभी बाबर अटैक कर देता है, कभी मंगोल अटैक कर देते हैं, कभी तैमूर अटैक कर देता था, तो वो लोग यहीं पर बिजी रहते थे नॉर्थ इंडिया में। तो जो साउथ इंडिया है, यहां पे इंडिपेंडेंट किंगडम्स स्टार्ट हो जाते हैं इस दौरान। और ये जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स हैं, इनमें दो बहुत फेमस किंगडम्स थे। एक था विजयनगर एम्पायर और एक था बहमनी एम्पायर। विजयनगर और बहमनी एम्पायर। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में आपस में हमेशा युद्ध होता रहता था, ये आपस में ही लड़ते थे। किस लिए युद्ध होता रहता था? युद्ध का कारण क्या था? रायचूर दोआब एंड तुंगभद्रा डेल्टा, ये काफी फर्टाइल लैंड हुआ करती थी। रायचूर दोआब और तुंगभद्रा डेल्टा काफी फर्टाइल लैंड हुआ करती थी, और इस फर्टाइल लैंड को लेकर के विजयनगर और बहमनी में आपस में युद्ध होता रहता था। तो अपन पढ़ेंगे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, बहमनी एंड विजयनगर एम्पायर। द ब्रेकअप ऑफ द दिल्ली सल्तनत प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द राइज ऑफ नंबर ऑफ किंगडम्स इन द दक्कन। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर, जो कि 1336 से लेके 1646 एडी तक रहा है। लेकिन किसी एक ही राजवंश ने विजयनगर पे इतने सालों तक राज नहीं करा है। ठीक है, अलग अलग राजवंश इस पे राज करते हैं विजयनगर पे 1336 से 1646 एडी तक। ये सारे कौन थे? हिंदू राजा हुआ करते थे, जबकि बहमनी एम्पायर जो था वो मुस्लिम एम्पायर था। ठीक है, तो विजयनगर वॉज फाउंडेड इन 1336 बाय हरिहर एंड बुक्का। ये संगम डायनेस्टी के थे, हरिहर एंड बुक्का। तो ये पूछा जा सकता है कि हु फाउंडेड विजयनगर एम्पायर? हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, संगम वंश के थे। और क्या था इनका एम, क्या था? क्यों कि ही वांटेड टू चेक द स्प्रेड ऑफ द मुस्लिम पावर एंड प्रोटेक्ट हिंदू धर्म इन द साउथ इंडिया। ये कहकर के इन्होंने ये राज्य की स्थापना करी। 4 प्रमुख डायनेस्टीज ने विजयनगर पे रूल करा, जिनको याद करना है। एक तो संगम डायनेस्टी, जिसके हरिहर एंड बुक्का थे। उसके बाद आते हैं सलुवा, फिर तुलुवा, फिर अराविदु। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये डायनेस्टी कहाँ की हैं? तो विजयनगर की हैं। संगम, सलुवा, तुलुवा, अराविदु। संगम, सलुवा, तुलुवा, अराविदु, ये ध्यान रखना। ठीक है, इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी प्राइमरली, वो क्या हुआ करती थी?
हम्पी। और आज भी हम्पी के जो रून्स देखने को मिलते हैं आपको, विजयनगर एम्पायर के जो गोल्डन इतिहास रहा है उसके बारे में आपको बताता है हम्पी के रून्स। ठीक है, तो द हम्पी रून्स वेरी इंपॉर्टेंट, विजयनगर रूलर्स के हैं। कहां पर है आप देखिएगा हम्पी रून्स, और हम्पी को तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी ले लिया गया है। ठीक है, तो ये विजयनगर एम्पायर के बारे में एक बार आप नोट कर लो, आगे और पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अब जो तुलुवा डायनेसिटी है उसको फाउंड कौन करता है? नरसिम्हा। तुलुवा डायनेसिटी आती है उसका नरसिम्हा करता है। कृष्णदेव राय, ये आपने काफी नाम सुना होगा, तेनालीराम सुनते थे आप? तेनालीराम एक सीरियल आता था, तो उसमें आप देखते थे कृष्णदेव राय। वो कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर के ही थे, और ये तुलुवा वंश के थे, तुलुवा डायनेसिटी के थे। ठीक है, कृष्णदेव राय खुद बहुत बड़े जो हैं काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, काफ़ी बड़े स्कॉलर थे, इसलिए वो किताबें लिखते हैं। कौन कौन सी किताबें लिखते हैं? एक तो लिखते हैं अमूक तमल्यदा, ये तेलुगु में है, अमूक तमल्यदा तेलुगु में है, और संस्कृत में वो लिखते हैं जामवती कल्याणम और उषा परिणयम। जामवती कल्याणम और उषा परिणयम कौन लिखता है? कृष्णदेव राय अपनी किताब लिखते हैं। अमूक तमल्यदा भी तेलुगु में कौन लिखता है? कृष्णदेव राय लिखते हैं। ठीक है, कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी टेम्पल और हजारा रामा स्वामी टेम्पल बनाते हैं विजयनगर के अंदर। तो ये टेम्पल जो है विट्ठल स्वामी, हजारा रामा स्वामी टेम्पल किसके हैं? कृष्णदेव राय के हैं, जो कि विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। ठीक है, कृष्णदेव राय ने विरूपाक्ष टेम्पल को रिनोवेट करा था। विरूपाक्ष टेम्पल अपन ने कहाँ पढ़ा था? चालुक्यास में पढ़ा था। चालुक्यास का टेम्पल है विरूपाक्ष टेम्पल, उसको रिनोवेट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? कृष्णदेव राय। और खुद कौन से नए टेम्पल बना रहे हैं? विट्ठल स्वामी एंड हजारा रामा स्वामी टेम्पल। फिर कृष्णदेव राय की डेथ के बाद जो बाद के सक्सेसर्स थे वो वीक हो जाते हैं, और वीक होने के बाद क्या होता है? बहमनी साम्राज्य की जो कॉन्फेडरेशनरी थी, यानी कि जो गठबंधन था बहमनी साम्राज्य का, वो विजयनगर पे अटैक कर देता है, और एक फेमस बैटल होती है बैटल ऑफ तालीकोट, जो कि 1556 में लड़ी जाती है, बैटल ऑफ तालीकोट। और यहां पर ये जो है विजयनगर साम्राज्य को बहमनी साम्राज्य हरा देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो मैंने बता दिया आपको द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, हरिहरन बुक का फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। हम्पी इनकी कैपिटल हुआ करती थी। 4 आपके जो हैं किंगडम्स हैं यहाँ पे, संगम, सलुवा, तुलुवा, अराविदु। कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि 1509 से लेकर 1529 एडी तक राज करते हैं। काफ़ी फेमस रूलर हुआ करते थे। ये तुलुवा वंश के हुआ करते थे। इनके राज के अंदर एक पुर्तगीज ट्रेवलर आता है। क्या नाम आता है? डोमिंगो पियस। ये पूछा जा सकता है कि डोमिंगो पियस किसके राज्यकाल में आया था? तो कृष्णदेव राय के राज्यकाल में आया था, जो कि विजयनगर एम्पायर के थे, डोमिंगो पियस। ठीक है, वो कृष्णदेव राय के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी किताबों में लिखता है। ये चीज़ लेकिन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक बार नोट कर लो उसको। अब कृष्णदेव राय के बारे में और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, ये तो सब जानता है। ही बिल्ट लार्ज टैंक्स एंड कैनाल्स फॉर द इरीगेशन। भाई अगर अपने राज्य का विकास करना है तो इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो उस समय तो एग्रीकल्चर से बड़ी इकोनॉमी क्या हो सकती थी? तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? टैंक्स एंड मतलब टाँके खुदवाते हैं, कैनाल्स खुदवाते हैं, ताकि इरीगेशन बढ़े, एग्रीकल्चर बढ़े। इसके अलावा क्या करते हैं? एक बहुत अच्छी नेवल पावर डेवलप करते हैं। नेवल पावर यानी नेवी डेवलप करते हैं, ताकि उनका क्या हो सके? ओवरसीज ट्रेड हो सके। और इनके ट्रेड रिलेशंस थे फॉरेन कंट्रीज से, कृष्णदेव राय के ट्रेड रिलेशंस भी हुआ करते थे। जैसे कि पुर्तगीज और अरब ट्रेडर्स से इनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। पुर्तगीज में तो मैंने आपको बताया भी, डोमिंगोस पियस जो हैं वो पुर्तगीज थे, वो इनके बारे में काफ़ी अच्छा लिखते हैं। ठीक है, आर्ट और आर्किटेक्चर को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे। इनके कोर्ट में, कृष्णदेव राय के कोर्ट में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, अष्ट दिग्गज। और इन अष्ट दिग्गज में से एक फेमस अष्ट दिग्गज हुआ करते थे तेनाली रामाकृष्णन। सो तेनाली रामाकृष्णन की जो कहानियां सुनते हो आप, वो ओरिजिनल कहानियां हैं। थोड़ी बहुत मिर्च मसाला जरूर लगा दिया गया होगा उसके अंदर, लेकिन तेनाली कृष्ण रमन वॉज देयर इन अष्ट दिग्गजास ऑफ कृष्णदेव राय।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये अष्टदिग्गज के बारे में भी नोट कर लीजिए आप, तेनालीराम के बारे में भी नोट कर लीजिए आप। अब इनके प्रशासन के बारे में आप थोड़ा जानते हैं, विजयनगर प्रशासन के बारे में। इन्होंने क्या करा कि एम्पायर जो कंप्लीट एम्पायर था उसको 6 प्रोविंसेस में तोड़ दिया था, जिनको सूबाज बोला करते थे। ठीक है, गवर्नर अपॉइंट कर दिए इन सूबेस पे, जिनको नायक बोला करते थे। तो नायक कौन होते थे? विजयनगर एम्पायर में सूबेदार हुआ करते थे, जो कि प्रोविंस के गवर्नर हुआ करते थे। साथ में क्या कर दिया इन्होंने? महानायक आचार्य, महानायक आचार्य नाम का एक ऑफिसर भी अपॉइंट कर दिया। ही इज एन ऑफिसर एंड द कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन द विलेजेस एंड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 2 पोस्ट याद रखनी है, नायक और महानायक आचार्य। ठीक है, विजयनगर एम्पायर। लिटरेचर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, 3 किताबें तो खुद उन्होंने ही लिख दी थी, कृष्णदेव राय ने। क्या लिखी? अमुक्तमल्यदा, जाम्बती कल्याणम। ठीक है, और इनके काल में एक सायन नाम के रचयिता हुए थे, जिन्होंने वेदास पे कमेंट्री लिखी है। वेदास पे कमेंट्री किसने लिखी? सायन ने लिखी। ये विजयनगर एम्पायर के काल का ही बात है। ठीक है, तो ये आपको नोट करके रखना है। अब इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य को, लेकिन बहमनी साम्राज्य को पढ़ने से पहले आज के लेक्चर के कुछ सवाल डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये क्या हो रहा है? सवाल है, कृष्णदेव रायास कोर्ट हेड, कृष्णदेव राय के कोर्ट में इनमें से कौन हुआ करते थे? नवरत्न हुआ करते थे, अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, अष्ट प्रधान हुआ करते थे, नन ऑफ द अबव हुआ करते थे। अब आप बताइए, और मुझे ये भी बताइएगा कि ये इनमें से एक तो जो है कृष्णदेव राय के कोर्ट में हुआ करते थे, बाकी के 2 या 3 जो हैं वो किस किस के कोर्ट में हुआ करते थे? 1 सेकंड है आपके पास, तो चलिए बता देता हूँ। कृष्णदेव राय के कोर्ट में अभी अभी हमने पढ़ा कि अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, तो ये कहाँ है? विजयनगर एम्पायर में। ठीक है, नवरत्न जो हुआ करते थे वो या तो आपको देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त द्वितीय में, या अकबर के पास देखने को मिलेगा। और अष्टप्रधान जो हैं ये शिवाजी के कोर्ट में हुआ करते थे, शिवाजी के कोर्ट में हुआ करते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? अष्ट दिग्गज। ठीक है, चलिए एक सवाल और।
विहार ऑफ अजंता केव्स आर रेजिडेंस ऑफ मॉन्क्स, प्रेयर हॉल्स, गार्डन्स, किंग्स, मिनिस्टर्स, प्लेस। बताइए, ये पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि भाई विहार क्या हुआ करते थे, विहार कौन हुआ करते थे। तो भैया विहार मैंने आपको बताया था कि एक तो होते हैं चैत्य और एक होते हैं विहार। चैत्य जहाँ पे पूजा होती है, विहार जहाँ पे साधु संत मॉन्क्स जो हैं वो रहा करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेजिडेंस ऑफ द मॉन्क्स। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल जो हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप लोग खुद भी ये सवाल सोच सकते हैं कि कैसे बन सकते हैं। इस लेक्चर को आप रिवाइज करिएगा। अगले लेक्चर में अपन बहमनी किंगडम और आगे के जो किंगडम्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।